नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने इसके पहली क्लास में लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ये तीनों टॉपिक हम देख चुके थे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम कॉची रीमान जो इक्वेशन है, हार्मोनिक फंक्शन, उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉची रीमान इक्वेशन आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड, इन दोनों ही एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक जो आज का हमारा कॉची रीमान इक्वेशन क्या होती है। एफजेड कोई फंक्शन है जो कि u प्लस आइटा वी में दे रखा है। तो जो कॉची रीमान इक्वेशन है उसका जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स होती है। अब इसको याद रखने का जो तरीका है, अगर इसको रटोगे तो आप भूल जाओगे। टेक्निक से थोड़ा याद रखना, जैसे पहले यू लिख देना फिर वी लिख देना, पहले यू लिख देना फिर वी लिख देना, ठीक है। यहाँ पे यू, फिर इसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल कर लेना, यहाँ पे डेल डेल लगाते रहना। इसका एक्स के सापेक्ष कर लेना, इसका वाई के सापेक्ष डिफरेंशियल कर लेना, और आंशिक अवकलन है, पार्शियल डिफरेंशियल है, ठीक है, ध्यान रखना ये, इसलिए डेल लगाया है। उसी प्रकार वापस एक बार फिर यू वी लिख दो। अब उल्टा कर देना, इसका जब एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल किया था तो आप वाई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, और इसका वाई के सापेक्ष किया था तो एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, और यहाँ पे माइनस कर देना, ठीक है। तो यह इसका फॉर्मूला बन जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और फिर डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इस प्रकार से याद रख लेना। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि कोई भी जो फंक्शन है उसके एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन भी होती है कि फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी भी एनालिटिक इन ए डोमेन डी। कोई डोमेन डी है, प्रांत डी में कोई भी फंक्शन है, वो एनालिटिक विश्लेषिक फलन कब होगा? व्हेन यू एंड वी सेटिस्फाई द सीआर इक्वेशन। यदि ये जो u और v है वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो उस डोमेन डी में जो फंक्शन एफ जेड है वो क्या होगा? वैश्लेषिक फलन होगा या एनालिटिक फंक्शन होगा। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है एनालिटिक होने के लिए। एक बार वापस, एनालिटिक होने की नेसेसरी कंडीशन ये है कि वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यदि वो फंक्शन सीआर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो अपन डेफिनेटली नहीं कह सकते कि वो एनालिटिक हो, उल्टा कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। हाँ, लेकिन अगर वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो एनालिटिक भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अब उसकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ है सीआर इक्वेशन कि जैसे कोई फंक्शन है यू प्लस आइटा, वो जेड बार इस प्रकार से दे रखा है, जो संयुग्म भी जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो डेल अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू यदि 0 हो जाए तो इज कॉल्ड सीआर कॉम्प्लेक्स प्लेन, इज कॉल्ड सीआर इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब अपन आगे देखेंगे डिफरेंशियल होने की कंडीशन होती है कि डेल एफ दे रखा होगा, आपको जेड बार के सापेक्ष उसका डिफरेंशियल करोगे इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए, तो अपन कहेंगे कि वो डिफरेंशियल होगा, वो आगे देखेंगे अपन। अभी फिलहाल एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले की जो टेक्निक मैंने बता दी, फिर यहाँ पे बताई कि एनालिटिक हो तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो एनालिटिक नहीं होगा। इस प्रकार से इतना याद रख ले। अगला जो है पोलर फॉर्म, ये जो है इस पर क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीधा पूछा था कि निम्न में से कौन सी जो है वो पोलर फॉर्म होगी, ठीक है, ध्रुवीय फॉर्म जिसको बोलते हैं। अब इसकी भी टेक्निक है, शॉर्ट ट्रिक है। ये शॉर्ट ट्रिक कैसे कि सबसे पहले इसको याद रखने, ऐसे तो रटोगे तो भूल जाओगे। इसकी याद रखने की टेक्निक कैसे, देखो, यहाँ पे यू लिख दो, इसका आर के सापेक्ष यू कर दो, और यहाँ पे कर दो वी, ठीक है। यहाँ आर के सापेक्ष कर लेना, यहाँ थीटा के सापेक्ष, यहाँ आर के सापेक्ष फिर थीटा के सापेक्ष, ठीक है। इसका इसके साथ ऐसे कर लो, एरो इसका इसके साथ कर दो, यहाँ पे कर लो, अब आर कर लो, यहाँ पे क्या करना है आर, और यहाँ पे 1/r कर लो। अब इसको फॉर्मूला कैसे बनाते हैं देखना ध्यान से। जैसे यहाँ पे u का r के साथ, u r है तो इस u का r के सापेक्ष रेस्पेक्ट करो, u का r के सापेक्ष डेल यू अपॉन डेल r इक्वल टू, अब ये इधर जा रहा है, v का किसके सापेक्ष हो रहा है, थीटा के सापेक्ष, तो ये होगा डेल v अपॉन डेल थीटा। अब इसके मल्टीपल में क्या है 1/r, ये फॉर्मूला बन गया, देखो ये। उसी प्रकार अब यहाँ इसको लो, ये u का थीटा के सापेक्ष है तो ये डेल u अपॉन डेल थीटा,
इक्वल टू, यहाँ पे ये v का r के सापेक्ष है तो ये हो गया डेल v अपॉन डेल r। यहाँ जो होगा उसके सापेक्ष करना और इसका करना है, इस प्रकार से पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे r है लेकिन यहाँ पे -7 में, ये थोड़ा सा याद रख लेना माइनस, इस प्रकार से ये फार्मूला बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक से जो है वो मैंने आपको बताई, इस तरह से याद रख लेना, कभी भी भूलोगे नहीं। यू यू वी वी आर थीटा, फिर यहाँ पे r, यहाँ पे 1/r, इसका इसके सापेक्ष, यहाँ पे ये इसके इक्वल टू हो जाएगा, ये इसके इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना ये माइनस आएगा बस। इस प्रकार से ये पोलर फॉर्म पे सीआर इक्वेशन याद रख लिया। अब नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियल बोलने की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर अभी बताया आपको कि अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो डिफरेंशियल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशियल, ठीक है। इस प्रकार से अगला है रेगुलर पॉइंट कि लेट एफ बी ए डिफाइन इन डी, जो से फंक्शन जो है वो उसका जो डोमेन है डी उसमें डिफाइन है, एंड Z0 बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ इन ए डी, मतलब जो Z0 को इंटीरियर पॉइंट क्या होता है वो इसके पहले जो रियल एनालिसिस पढ़े तो उसमें बताया था कि उसके जो प्रतिवेश जिसको बोलते हैं अपन नेबरहुड, इसका नेबरहुड बनेगा, जो उस नेबरहुड के अंदर का जो पॉइंट उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा उसी को अपन इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लेट एफ बी डिफाइन इन डी, जो एफ फंक्शन जो है वो डी कोई डोमेन उसमें डिफाइन है, और Z0 भी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ डी, जो Z0 है वो डी का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। देन वी सेड Z0 रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ, तब अपन जो Z0 उसको एफ कोई फंक्शन है उसका रेगुलर पॉइंट कहेंगे। कब कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट, यदि कोई ऐसा डेल जो कि 0 से बड़ा हो, इफ देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0, कोई डेल है वो जो 0 से बड़ा हो, इस प्रकार से एग्जिस्ट करे जहां एफ डैश जेड है, जो जेड का उसका डिफरेंशियल करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वो जो एग्जिस्ट करेगा यदि, तो अपन जो कहेंगे कि Z0 को इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, जहां पे कंडीशन जो Z वो कहां बिलोंग करेगा, किसका अवयव होगा, कि मॉड ऑफ Z माइनस Z0 का होगा, और इसकी जो वैल्यू है वो डेल से हमेशा छोटी होगी। इस प्रकार से ये जो Z0 इसको अपन इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। अब एनालिटिक फंक्शन और होलोमॉर्फिक फंक्शन, ये दोनों एक ही है, एनालिटिक कहे चाहे होलोमॉर्फिक कहे, दोनों एक ही बात है। हिंदी में इसको विश्लेषिक फलन भी कहते हैं। एनालिटिक होलोमॉर्फिक बोथ आर इक्वल, ठीक है, याद रखे कि एफ इज सेड टू बी एनालिटिक इन डी है, कोई जो फंक्शन है वो एनालिटिक है किसी डोमेन डी में, इफ एवरी पॉइंट ऑफ डी, की जो डोमेन डी है उसका जो प्रत्येक बिंदु है इज ए रेगुलर पॉइंट ऑफ है, वो फंक्शन एफ का रेगुलर पॉइंट होगा। यदि डोमेन डी का एवरी पॉइंट जो है वो रेगुलर पॉइंट किसका होगा, फंक्शन एफ का होगा, तब अपन उस फंक्शन को क्या एनालिटिक फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ये नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सीआर इक्वेशन पर्टिकुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चीजें देखो, यदि केवल एक बिंदु पर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसको डिफरेंशियल कह सकते हैं, लेकिन यदि सभी पॉइंटों पे, मतलब उस बिंदु के अलावा उसके नेबरहुड में, जैसे ये पॉइंट है इसका नेबरहुड का मतलब जैसे इसके नेबरहुड में ये सब आ रही है, तो प्रतिवेश इसको बोलते हैं। तो यदि प्रत्येक पॉइंट पर यदि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी तो उसको अपन एनालिटिक कहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो एनालिटिक और डिफरेंशियल का बड़ा रूप यूं भी कह सकते हैं कि सीआर इक्वेशन यदि पर्टिकुलर पॉइंट पर सेटिस्फाई होती है तो डिफरेंशियल होगा, और हर पॉइंट का मतलब उस पॉइंट के उसके नेबरहुड में आस पड़ोस में जितने भी पॉइंट है सब पे यदि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो उसको अपन एनालिटिक फंक्शन कहेंगे, ठीक है। अब इसी को अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ और है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट Z0, कोई फंक्शन एफ जेड है वो Z0 पर एनालिटिक है, देन इट इज ए डिफरेंशिएबल एट अनकाउंटेबल पॉइंट। तब जो एनालिटिक अभी बताया कि एनालिटिक है तो वो इनफाइनाइट पॉइंट पर क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। ये लिखा होगा एफ जेड एनालिटिक एट Z0, कोई बिंदु Z0 पर ये फंक्शन एफ जेड जो एफ है वो एनालिटिक है, देन इट इज ए डिफरेंशिएबल एट, तब वो अनकाउंटेबल, मतलब अनकाउंटेबल पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन उसका जो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, अगर कन्वर्स उसका है वो आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है ट्रू, नहीं भी हो सकता है कि यदि अनकाउंटेबल पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो फंक्शन एनालिटिक हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे ये फंक्शन है अनकाउंटेबल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, लेकिन फिर भी ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट जो है वो जिसको अपन 0,0 कहेंगे, वो मूल बिंदु जिसको, उस पर तो ये एनालिटिक हो जाएगा, लेकिन उसके जो नेबरहुड है, जैसे ये इसका डायग्राम है, इस डायग्राम इसका जो नेबरहुड है उस पे ये जो फंक्शन है
वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अभी बताया कि डिफरेंशिएबल होने के लिए उस पॉइंट के अलावा उसके नेबरहुड में भी वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन नेबरहुड में ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसका मतलब ये एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स जो है वो ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसी प्रकार इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड जीरो, यदि कोई फंक्शन जेड जीरो पर एनालिटिक है, देन इट सेटिस्फाइज सीआर इक्वेशन। अभी बताया कि यदि कोई फंक्शन जो है वो एनालिटिक है तो वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यदि सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट वापस रिपीट हो गया, यही लिखा हुआ इसमें। नेक्स्ट है, अब जैसे इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, सीआर इक्वेशन क्या होती है। अभी इसके बाद बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। इसमें आपको बहुत इजी टॉपिक है, आपको डेफिनेशन में क्या है, अपने को टेक्निक आनी चाहिए, क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करे उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। जैसे सीआर इक्वेशन का फॉर्मूला, मैंने टेक्निक भी बताई थी, इतनी शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं इसको, टेक्निक याद रखने की भी बता दी। उसके बाद बहुत आसान है टॉपिक कि लेट यू इक्वल टू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वी इज ए होलोमॉर्फिक फंक्शन। होलोमॉर्फिक कहे कि एनालिटिक है, एक ही बात है। अभी बताया कि एनालिटिक को अपन होलोमॉर्फिक भी कह सकते हैं, होलोमॉर्फिक एनालिटिक दोनों इक्वल है। कौन सा जो है इसमें से कौन सा है वो होलोमॉर्फिक होगा वी के लिए। अब अभी बताया कि यदि वो कोई फंक्शन है वो होलोमॉर्फिक होगा या एनालिटिक होगा, दोनों एक ही बात है, तो वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अभी बताया कि यदि वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो होलोमॉर्फिक नहीं होगा। लेकिन या तो पहले से ही कह रहा है कि ये फंक्शन जो है यू है, ये जो दे रखा फॉर विच ऑफ द, किसके लिए जो वी इज ए होलोमॉर्फिक, यू कह रहा है कि वी जो है वो होलोमॉर्फिक एनालिटिक फंक्शन है, इनमें से किसके लिए। अब इसका मतलब है, यू कह रहा है, इसका मतलब ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये यू दे रखा और वी यहाँ से उठा लो ऑप्शन से और सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करा लो, जिससे भी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सीआर इक्वेशन क्या अभी बताया था आपको, देखो यू डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको याद रखने का तरीका यू वी एक्स वाई इस प्रकार से, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, फिर वापस यू वी, अब यहाँ पे उल्टा कर दो, ये एक्स यहाँ आ जाएगा, ये एक्स यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे बीच में माइनस कर दो, इस प्रकार से। देखो याद रखने की टेक्निक, यू वी ऐसे तो चलेगा, यू वी तो ऐसे ही तो चलेगा। ये यहाँ डेल 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 डेल, फिर यहाँ एक्स के सापेक्ष यहाँ वाई, फिर यहाँ वाई, यहाँ एक्स उल्टा कर दो और यहाँ माइनस कर दो, इस प्रकार से याद रख सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको इसके रेस्पेक्ट में देख लो सीआर इक्वेशन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करा रहा है। पहले अपन इसको देखते हैं, सबसे पहले ये यू दे रखा है, तो सबसे पहले यू का एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल करना है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल अलग है, ध्यान रखना, जब अपन पार्शियल डिफरेंशियल इसके बाद अपन लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल, इसको में सब ये चीजें आ जाएगी। अभी थोड़ा देख लो कि u का x के सापेक्ष जब पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं तो बाकी सब कांस्टेंट माना जाता है। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x के वेरिएबल होगा, बाकी सब के सब कांस्टेंट माने जाएंगे। अब जैसे u का मैंने किया डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स किया, u का ये u दे रखा ये पूरा, उसका x के सापेक्ष के तो y को कांस्टेंट मान लेंगे जैसे। ठीक है, इस प्रकार से करता था। अब x के सापेक्ष करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया, ये आगे आ जाएगा nx n-1 वाला। x के सापेक्ष करेंगे तो x का तो 1 हो गया, लेकिन ये तो कांस्टेंट होगा पूरा, इसका मतलब माइनस का 3y स्क्वायर। उसी तरह का x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया। अब यहाँ पे v अपने को इसमें से ऑप्शन में उठाओ, कौन सा ऑप्शन सही है, वो डेल v अपॉन डेल y के बराबर आना चाहिए। मतलब ये v दे रखा है, इसका y के सापेक्ष करो, इसके बराबर आना चाहिए, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब डेल v अपॉन डेल y, सबसे पहले फर्स्ट का किया तो फर्स्ट में देखो y के सापेक्ष करेंगे तो y क्यूब का 3y स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये दिख रहा है ये माइनस का ये प्लस का, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, उसी प्रकार ये तो गलत हो गया। दूसरा करते हैं, देखो अब यहीं पे कर लेते हैं दूसरा, जैसे डेल वी अपॉन डेल वाई ज्ञात करना। ठीक है, y के सापेक्ष इसका करेंगे, जब y के सापेक्ष करो तो ये तो y का मतलब 1 हो गया, ये एज इट इज रहेगा तो ये 3x स्क्वायर। इसी तरह y क्यूब का y के सापेक्ष करेंगे तो 3y स्क्वायर, और यहाँ पे 2y, y का 1 हो गया तो प्लस का 2। याद रखना ये पार्शियल, एक बार फिर बोल रहा हूँ, पार्शियल में जिसके रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशियल करते हैं उसके अलावा बाकी सब वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट, उसको अपन कांस्टेंट ही मानेंगे। जैसे y के सापेक्ष करेंगे तो ये x कांस्टेंट माना जाएगा, मतलब 3x स्क्वायर एक तरह से कांस्टेंट हो गया, तो y का 1 होगा। y क्यूब वेरिएबल है क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो y क्यूब का वही nx n-1 से तो 3y स्क्वायर, और यहाँ पे y का 1 हो गया तो 2। अब ध्यान से देखिए ये और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, देखो ये, इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा। आगे और चेक कर सकते हो, जैसे तीसरा क्यों गलत है, देखो डेल यू अपन तीसरा करेंगे तो डेल वी अपन डेल वाई करेंगे तो यहाँ पे
y के सापेक्ष करेंगे तो ये तो x है, यहाँ y है ही नहीं, इसका मतलब तो 0 हो गया। उसी प्रकार ये y का 1 हो गया तो माइनस का 3x स्क्वायर, और यहाँ पे 2x y है ही नहीं, इसका मतलब 0 हो गया। ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, और ये तो 0 ही है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अपन जो है, ऐसा प्रश्न सेकंड ग्रेड में भी पूछा। सेकंड ग्रेड में तो हालांकि ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अभी अभी जुड़ा है, पहले वाले जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए थे उसमें ये सिलेबस में नहीं था। फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर 4 बार फर्स्ट ग्रेड हुआ अभी तक, उसमें देखोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे CSIR नेट, सब में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। आज का हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हार्मोनिक फंक्शन। हम लोगों ने कोची रीमान इक्वेशन, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, होलोमॉर्फिक सब देख लिया। अगला जो टॉपिक हमारा हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है कि f कोई फंक्शन दे देगा u प्लस आइटा v, देन फंक्शन इज हार्मोनिक। तब वो जो फंक्शन है f, उसको अपन हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे? जब डेल u अपॉन डेल x, u का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक है, ये डेल डेल का मतलब पार्शियल है। फिर उसी तरह u का y के सापेक्ष 2 बार पार्शियल डिफरेंशियल, यदि इन दोनों का योग 0 हो जाए। इसी प्रकार v का, तो इसको याद रखने की टेक्निक है u u v v, फिर x y x y। ठीक है, 2 बार करना है। डेल टू कर दो सब में, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसी प्रकार जब दूसरा लो u के बाद v लो, तो डेल टू v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू v अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल भी 0 होना चाहिए। तब अपन कहेंगे, अगर ये दोनों इक्वल 0 हो जाए तब अपन कहेंगे कि देन u एंड v हार्मोनिक फंक्शन। तब अपन u और v को हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। ये कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इफ एफ जेड इज एनालिटिक, कि एफ जेड जो है कोई फंक्शन एफ है वो एनालिटिक है, देन u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन। यदि f कोई फंक्शन है, यदि वो एनालिटिक फंक्शन है, तब u और v हार्मोनिक फंक्शन होंगे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे u और v। कब? जब फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, वापस एक बार, यदि फंक्शन एनालिटिक है तब u और v है, इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करेंगे, अर्थात वो हार्मोनिक होंगे। इफ आइदर u और v, यदि u और v हार्मोनिक फंक्शन जो है उसकी कंडीशन ये दे रखी है, उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो जो f है वो एनालिटिक भी नहीं होगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, हार्मोनिक फंक्शन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आप पेपर में देख लेना, पिछले फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जो एग्जाम हुआ उसमें ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि हार्मोनिक फंक्शन निम्न में से कौन सा होगा। तो आपको हार्मोनिक फंक्शन की यदि कंडीशन होगा तो मात्र 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है। जैसे यहाँ पे एफ जेड दे रखा है, तो देन u एंड v इज हार्मोनिक। अपन इसको अभी फिलहाल तो सेटिस्फाई कर रहा है कि ये हार्मोनिक है या नहीं, ये चेक कर रहे हैं। बाकी आपको ऑब्जेक्टिव, जैसे कंपटीशन में पूछेगा तो यूं कहेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें से कौन सा हार्मोनिक है, तो इसमें आपको कंडीशन लगा के इसको सोल्व करना है। अब जैसे यहाँ पे एफ जेड दे रखा है, तो एफ बराबर जेड क्यूब, जेड का मतलब होता है x प्लस आइटा वाई या u प्लस आइटा v, जो भी करना है वो कर सकते हैं। x प्लस आइटा वाई का होल क्यूब, क्यों? z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, z को x प्लस आइटा वाई, ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। अब इसको थोड़ा सोल्व करो। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3a इंटू b, कोष्टक में a प्लस b। इसको पहले सोल्व करो, उस रूप में ले आओ, पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो, फिर आसानी से अपना हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पे ध्यान से, आइटा क्यूब का मतलब आइटा स्क्वायर -1 होता है। जब -1 का फिर आइटा के साथ गुणा करोगे तो माइनस आइटा हो जाएगा। आइटा क्यूब माइनस आइटा होता है, तो माइनस आइटा, और यहाँ पे वाई क्यूब प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, पहले इन तीनों का इसमें मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये 3x स्क्वायर वाई, और आइटा को आगे ले लो। उसी प्रकार जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले तो ये आइटा आइटा -1 होता है, आइटा स्क्वायर -1 हो गया, इसका मतलब पहले तो माइनस आया। उसके बाद यहां से आया 3x, और y का y में किया तो y स्क्वायर। अब इसको उस रूप में ले आओ, यहाँ पे रियल पार्ट को अलग करो, 3x y स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार प्लस आइटा, इसको पहले लिख दो, आइटा कॉमन लिया तो इसमें से 3x स्क्वायर y, और ये माइनस का y क्यूब। अब ये पूरा u है और ये पूरा v है, ये रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। अब कंडीशन लगाओ, सबसे पहले अपना कंडीशन क्या कहती है? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब u का x और y के सापेक्ष 2 बार डिफरेंशियल करो, पार्शियल डिफरेंशियल, और दोनों को जोड़ो तो 0 होना चाहिए, तो सही है। अब सबसे पहले ये u दे रखा है, इसका सबसे पहले डेल u अपॉन डेल x किया, ये u दे रखा है ना, इसका x के सापेक्ष किया, डेल u अपॉन डेल x। अभी बताया आपको
इसके पहले भी कहा है पार्शियल डिफरेंशियल में x के सापेक्ष करो तो y को कांस्टेंट माना जाता है। अब x के सापेक्ष करो, इसका मतलब x का x क्यूब का तो हो गया 3x²। उसी प्रकार x के सापेक्ष करोगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया, -3y² तो कांस्टेंट हो जाएगा, और x का क्या हो गया 1 हो गया, इसका मतलब -3y²। फिर एक बार करो del2u/del x², दो एक बार फिर किया x के रेस्पेक्ट में, तो ये x² का 2x हो जाएगा, आगे आ जाएगा ना nx n-1 से, तो ये 2 आगे आ जाएगा, मतलब 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 है। अब यहाँ तो x है ही नहीं, जब है ही नहीं इसका मतलब तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्शियल कर रहे हैं, ये डिफरेंशियल नहीं है, पार्शियल डिफरेंशियल है। ठीक है, ध्यान रखना। उसी प्रकार ये इसका हो गया। अब u का y के सापेक्ष करो, del u/del y करो। अब ये जो u है इसका y के सापेक्ष, जब y के सापेक्ष करोगे तो x कांस्टेंट माना जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट हो गया पूरा, तो 0 हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। उसी प्रकार इसका तो 0 हो गया, माइनस, अब y के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये तो माइनस का 3x तो कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस का 3x तो कांस्टेंट हो जाएगा, और y के सापेक्ष करेंगे y² का हो गया 2y, इसका मतलब ये हो गया माइनस का 6xy हो गया। ठीक है, अब फिर एक बार करो u का y के सापेक्ष, फिर एक बार करोगे तो y के सापेक्ष करें, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया -6x, और y का क्या हो गया 1 हो गया, इसका मतलब माइनस का 6x। अब ध्यान से देखिए, ये अपनी कंडीशन क्या कहती है, del2u/del x² प्लस del2u/del y², इन दोनों को सोल्व करो तो ये हो गया 6x - 6x इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब u के सापेक्ष हार्मोनिक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब अपन v के सापेक्ष देखते हैं। अब v सबसे पहले डेल, अपना कंडीशन क्या है, del2uv/del x², फिर del2v/del y², इक्वल मान v 0 होना चाहिए। अब v का सबसे पहले v का del v का x के रेस्पेक्ट में, अब यहाँ पे v याद ध्यान रखना ये है, x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा 3y, तो और x² का 2x, तो 2 आगे आ जाएगा, मैं सीधे कर रहा हूँ 6xy हो गया ये। उसी प्रकार x के रेस्पेक्ट में करें तो यहाँ तो केवल y ही है, यहाँ y³ है, y ही है, x है ही नहीं, इसका मतलब तो 0 हो गया, क्यों कांस्टेंट हो गया। फिर करो एक बार del2v/del x², फिर x के साथ रेस्पेक्ट में किया तो x का तो 1 हो गया और 6y तो कांस्टेंट है, इसका मतलब 6y हो गया। उसी प्रकार अब अपन v का y के सापेक्ष करेंगे। अब v का y के सापेक्ष, ये v है, इसका y के सापेक्ष करेंगे तो y का तो 1 हो गया, ये तो कांस्टेंट है 3x², तो ये 3x²। उसी प्रकार y के सापेक्ष इसका किया तो माइनस का 3y² हो गया, 3nx n-1 से। फिर एक बार करो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल, तो ये तो कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि x तो कांस्टेंट माना जाएगा ना y के रेस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो गया। और y के रेस्पेक्ट में करें तो ये y का 2 आगे आ जाएगा, क्योंकि -3 तो कांस्टेंट है, तो y² का 2y हो गया, तो ये आगे आ गया तो 6y हो जाएगा, 6y। ठीक है, अब अपनी कंडीशन लगाओ del2v/del x² प्लस del2v/del y², इन जब दोनों को जोड़ोगे तो ये भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब ये u और v दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कैसा होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले एक ऑप्शन से ही आ जाएगा ये वाला del2u/del x²। सपोज अगर दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो अपन दूसरों को चेक करेंगे। इस प्रकार आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने कोची रीमान इक्वेशन, एनालिटिक फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देखा, और लास्ट में जो सेकंड टॉपिक हमने लिया हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं हार्मोनिक फंक्शन को, ये हमने देखा। तो हमने पूरा प्रयास किया है, यहाँ तक कि जो फॉर्मूले थे उसको भी अपनों को टेक्निक के द्वारा आपको याद रखने का प्रयास किया है। आप जो इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारी आगे कंटिन्यूस क्लासेस चलती रहेगी। उसके पश्चात हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लेंगे, उसके पश्चात पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लेंगे। इस प्रकार से ग्रेजुएशन और पीजी पोर्शन का हर एक टॉपिक हम बारी बारी से डिस्कस करते रहेंगे, चाहे वो सेकंड ग्रेड के हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। ग्रेजुएशन और पीजी पार्ट के हर टॉपिक पर आपको क्लास भी अगले 3 से 4 महीने में मिल जाएगी। हमारा यही पूरा प्रयास है। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुंचे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अपकमिंग क्लासेस है उसकी जो सूचना है आपको समय समय पर मिलती रहे। सब्सक्राइब यदि आप करोगे तो आपको समय समय पर जो अपकमिंग क्लासेस है वो आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहेगी। हमारा पूरा प्रयास है कि जो स्टूडेंट अभी चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहा है, चाहे वो पीजी कर रहा है, एमएससी कर रहा है,
चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की, हर जो स्टूडेंट के लिए जो हमारी ये जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं उसके लिए फायदेमंद हो, इसलिए हम इस प्रकार की जो ये एक बीड़ा उठाया है। और ये जो मैथमेटिक्स जो चीजें हैं इसमें जो टॉपिक है उस हर टॉपिक पर हमारी क्लास चल रही है। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।